अमेरिका, चीन, रूस जैसे बड़े मुल्क जब भी दक्षिण एशिया के नक्शे को देखते हैं तो उनकी नजरें सबसे पहले भारत और उसके पड़ोसियों के रिश्तों पर टिकती हैं। दुनिया की सुपर पावर्स के बीच मची इस खींचतान के बीच 2026 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। हिमालय की गोद में बसे नेपाल ने एक ऐसी चाल चली जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। नेपाल की वर्तमान सत्ता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सीधे तौर पर भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों की जड़ों पर वार करने की कोशिश की। ये वार कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि ये एक सीधा हमला था उन करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर जो सदियों से सीमा के दोनों तरफ बिना किसी रोक टोक के व्यापार कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल ने यह कदम खुद उठाया था या इसके पीछे किसी और महाशक्ति का हाथ था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नेपाल की सरकार इस चाल में कामयाब हो पाई या फिर उसे अपने ही बिछाए जाल में फंसना पड़ा? आज हम उस पूरे घटनाक्रम की परतें खोलेंगे जिसने काठमांडू से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। नेपाल की बालेंद्र सरकार ने अचानक एक ऐलान किया कि अब भारत से आने वाले हर उस सामान पर कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क लगेगा जिसकी कीमत 100 नेपाली रुपए से ज्यादा होगी। आप यकीन करेंगे, सिर्फ 100 नेपाली रुपए। आज के समय में 100 रुपए की कीमत क्या होती है? 1 किलो अच्छी सब्जी या कुछ घरेलू सामान। लेकिन नेपाल सरकार ने इसी छोटी सी रकम को अपना हथियार बनाया और इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया। बालेंद्र सरकार को लगा कि इस कदम से वो अपनी तिजोरी भर लेंगे और भारत पर अपनी निर्भरता कम दिखाएंगे। लेकिन भाई साहब, राजनीति और अर्थशास्त्र का गणित जब बिगड़ता है ना, तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। नेपाल सरकार ने जो आग लगाई थी उसकी तपिश अब खुद उन्हीं के गलियारों तक पहुंच चुकी है। आज के इस दौर में जहां पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ रही है, वहां नेपाल का यह फैसला न सिर्फ बेतुका था बल्कि आत्मघाती भी साबित हुआ। अब जरा इस फैसले की गहराई में उतरते हैं। नेपाल के इस नए नियम का सबसे बड़ा शिकार बना बियरगंज कस्टम पॉइंट। ये वो इलाका है जिसे नेपाल की आर्थिक लाइफलाइन कहा जाता है। बियरगंज बॉर्डर से हर दिन करोड़ों का व्यापार होता है। आम दिनों में यहां से करीब 50 से 60 करोड़ नेपाली रुपयों का राजस्व यानी टैक्स सरकार के खाते में जमा होता था। लेकिन जैसे ही ये 100 रुपए वाला तुगलकी फरमान लागू हुआ, सारा खेल पलट गया। व्यापारी और आम जनता इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने सिस्टम का बहिष्कार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जहां 60 करोड़ मिलने चाहिए थे, वहां अब मुश्किल से 31 करोड़ रुपए ही जमा हो पा रहे हैं। राजस्व सीधा आधा हो गया। सोचिए, जिस सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ये चाल चली थी, उसे हर दिन करोड़ों का चूना लग रहा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही नाजुक मोड़ पर थी, अब इस फैसले के बोझ तले दबी जा रही है। ये कोई मामूली विरोध नहीं है, ये नेपाल की उस आम जनता और उन छोटे व्यापारियों का गुस्सा है जो अपनी जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सदियों से भारत आते हैं, घर का राशन खरीदते हैं और वापस चले जाते हैं। उनके लिए सीमा कभी रुकावट नहीं थी। लेकिन इस बार बालेंद्र सरकार ने उनके किचन तक पर टैक्स लगा दिया। जब लोगों ने देखा कि 100 रुपए के सामान पर भी उन्हें घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और कस्टम अधिकारियों की झिड़की सुननी पड़ रही है, तो उनका धैर्य जवाब दे गया। लोग अब आधिकारिक रास्तों को छोड़कर दूसरे गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करने लगे हैं। व्यापारी अब कस्टम क्लियरेंस की प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं ले रहे। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर नियम ऐसे ही रहे तो वो कानूनी तरीके से सामान लाना ही बंद कर देंगे। नेपाल के कस्टम विभाग के डायरेक्टर किशोर बर्तौला ने इस पर बड़ी सफाई दी। उनका कहना था कि ये नियम तस्करी रोकने के लिए है। उनका तर्क है कि तस्कर आम लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ा थोड़ा सामान बिना टैक्स दिए लाते हैं और बाद में उसे इकट्ठा करके बड़े पैमाने पर बाजार में बेच देते हैं। लेकिन बर्तौला साहब ये भूल गए कि तस्करों को रोकने के चक्कर में उन्होंने आम जनता का गला घोंट दिया है। 100 नेपाली रुपए की सीमा इतनी कम है कि इसमें एक आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। सरकार का ये तर्क किसी के गले नहीं उतर रहा। इस फैसले ने भ्रष्टाचार के नए रास्ते खोल दिए हैं। अब सीमा पर तैनात अधिकारियों की चांदी हो रही है, जबकि सरकार का खजाना खाली होता जा रहा है। भारत की तरफ से इस पर बहुत ही संयमित लेकिन सख्त रुख अपनाया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने 2026 की शुरुआत में ही ये साफ कर दिया था कि वो इस मुद्दे पर नेपाल के साथ लगातार संपर्क में हैं। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि पड़ोसी होने के नाते हम नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, लेकिन व्यापारिक हितों
और आम लोगों की सहूलियत से समझौता नहीं किया जा सकता। भारतीय अधिकारियों ने नेपाल को यह समझाने की कोशिश की कि इस तरह के अव्यावहारिक नियम अंत में नेपाल को ही नुकसान पहुंचाएंगे। भारत जानता था कि नेपाल की जनता खुद ही इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, और हुआ भी वही। आज नेपाल की सड़कों पर बालेंद्र सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर भारत से आने वाले सामान पर यह पाबंदी लगाई गई। नेपाल की इस नई नीति का असर सिर्फ व्यापार पर नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट पर भी पड़ा है। भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का रिश्ता है। इस रिश्ते को पैसे और टैक्स के तराजू में तौलने की कोशिश भारी पड़ रही है। व्यापारियों ने सरकार को खुली चेतावनी दे दी है कि अगर ये नियम वापस नहीं लिया गया तो देश में जरूरी सामानों की किल्लत यानी कि भारी कमी हो जाएगी। नेपाल में खाने पीने की चीजों से लेकर औद्योगिक कच्चे माल तक सब कुछ भारत से आता है। अगर ये सप्लाई चेन टूटी तो नेपाल में महंगाई का ऐसा विस्फोट होगा कि सरकार संभाल नहीं पाएगी। पेट्रोलियम उत्पाद, फल और सब्जियां जो पहले धड़ल्ले से आती थीं, अब उनकी आवक भी कम हो गई है। नेपाल सरकार ने एक और अतरंगी नियम जोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले हर सामान के पैकेट पर MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य लिखना जरूरी होगा। अब आप सोचिए, सीमा पर रहने वाला एक गरीब आदमी जो भारत से 1 किलो दाल या कुछ बिस्कुट के पैकेट ला रहा है, वो उस पर MRP कैसे चेक करवाएगा। छोटे व्यापारियों के लिए ये नियम किसी सिरदर्द से कम नहीं था। इस नियम ने नेपाल के रिटेल मार्केट को हिलाकर रख दिया। दुकानों पर सामान खत्म होने लगा, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही। लेकिन कहते हैं ना कि जनता का दबाव बड़े बड़े सूरमाओं के घुटने टिका देता है। जैसे जैसे राजस्व गिरता गया और जनता का आक्रोश बढ़ता गया, बालेंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अब ताजा अपडेट ये है कि नेपाल सरकार अपने इस फैसले से पीछे हटने को मजबूर हो गई है। जी हाँ, वो सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, अब बैकफुट पर है। उन्होंने टैक्स नियमों में डील देना शुरू कर दिया है। ये भारत की कूटनीतिक जीत तो है ही, साथ ही ये नेपाल की उस जनता की जीत है जिसने अपनी सरकार को आईना दिखा दिया। नेपाल को समझ आ गया है कि भारत के साथ बिगड़कर वो अपना ही नुकसान करेगा। चीन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो भारत की जगह कभी नहीं ले सकता। भूगोल को कोई नहीं बदल सकता और नेपाल का भूगोल उसे भारत से जोड़ता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये जो एक 100 रुपए वाला दांव खेला गया था, इसके पीछे की राजनीति बहुत गहरी है। क्या नेपाल के अंदर कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो भारत के साथ उसके रिश्तों में दरार डालना चाहती हैं? क्या ये सिर्फ टैक्स का मामला था या फिर एक बड़ा भू राजनीतिक खेल? नेपाल की जनता अब जागरूक हो चुकी है। वो जानती है कि भारत के सस्ते बाजारों से उन्हें जो राहत मिलती है, वो कोई और देश नहीं दे सकता। नेपाल के व्यापारी संगठनों ने तो यहां तक कह दिया है कि सरकार के ऐसे फैसले देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाएंगे। इस पूरे विवाद में एक बात तो साफ हो गई कि 2026 का भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत ने शांति से नेपाल की इस हरकत को देखा, बातचीत का रास्ता खुला रखा और नेपाल को अपनी गलती खुद सुधारने का मौका दिया। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर का सही इस्तेमाल। नेपाल के बियरगंज से लेकर काठमांडू के बाजारों तक आज फिर से भारतीय सामान की मांग बढ़ रही है। कस्टम चेक पॉइंट्स पर जो सन्नाटा पसर गया था, वो अब धीरे धीरे चहल पहल में बदल रहा है। लेकिन इस घटना ने नेपाल सरकार की साख पर जो बट्टा लगाया है, उसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। नेपाल के इस यू टर्न ने यह भी साबित कर दिया कि इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। जब लोगों को पता चला कि उनकी अपनी सरकार उनके पॉकेट पर डाका डाल रही है, तो उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से लेकर सड़कों तक मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर बालेंद्र सरकार की नीतियों का जमकर मजाक उड़ाया गया। लोग पूछ रहे थे कि क्या अब एक 100 रुपए की चॉकलेट लाने पर भी सरकार को हिस्सा देना पड़ेगा। ये नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि सरकार को लगा कि अगर अब नहीं संभले तो कुर्सी जानी तय है। इस पूरे प्रकरण में भारत के उन सीमावर्ती जिलों का भी बड़ा हाथ रहा जिन्होंने नेपाल के साथ व्यापार में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने दी। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाकों में नेपाली ग्राहकों का स्वागत हमेशा की तरह होता रहा। भारत ने दिखा दिया कि वो एक बड़ा भाई है जो छोटे भाई की गलतियों को नजरअंदाज करना जानता है, लेकिन अपनी गरिमा से समझौता नहीं करता। नेपाल की सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है। वो व्यापारियों को मनाने की कोशिश कर रही है और नए वादे कर रही है, लेकिन व्यापारियों का भरोसा अब डगमगा चुका है। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। बियरगंज कस्टम पर जो रेवेन्यू लॉस हुआ, उसकी भरपाई कहां से होगी? नेपाल की अर्थव्यवस्था में जो छेद हुआ है,
उसे भरने में महीनों लग जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2 दिनों के बहिष्कार से ही नेपाल को अरबों का नुकसान हुआ है। क्या बालेंद्र सरकार ने इस नुकसान का अंदाजा लगाया था? शायद नहीं। उन्होंने सिर्फ राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने के लिए यह फैसला लिया था, लेकिन अर्थशास्त्र भावनाओं से नहीं, हकीकत से चलता है। और हकीकत यह है कि नेपाल की रसोई भारत के बिना अधूरी है। नेपाल की इस हार से उन देशों को भी सबक लेना चाहिए जो भारत के साथ व्यापारिक युद्ध छेड़ने की कोशिश करते हैं। भारत का बाजार इतना बड़ा और इतना विविधतापूर्ण है कि यहां से कटकर कोई भी पड़ोसी खुशहाल नहीं रह सकता। नेपाल के व्यापारियों ने अब सरकार के सामने अपनी शर्तें रख दी हैं। वो चाहते हैं कि सीमा पर व्यापारिक नियमों को सरल बनाया जाए और बेवजह के टैक्स को खत्म किया जाए। सरकार के पास अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं बचा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह मामला शांत हो गया है? बिल्कुल नहीं। नेपाल की राजनीति में उठापटक जारी है। बालेंद्र सरकार के इस फैसले ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। आने वाले समय में नेपाल की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या नेपाल फिर से ऐसी कोई हिमाकत करेगा, या फिर वो समझ चुका है कि भारत के साथ सहयोग में ही उसकी भलाई है? ये सवाल आज हर नेपाली नागरिक के मन में है। इतना ही नहीं, नेपाल के इस कदम ने दक्षिण एशियाई देशों के बीच होने वाले व्यापारिक समझौतों पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। जब हम सार्क या बिम्स्टेक जैसे संगठनों के जरिए व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं, तो नेपाल जैसे देशों के ऐसे फैसले उन प्रयासों को कमजोर करते हैं। भारत हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर चलता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई भी देश भारत के हितों को चोट पहुंचाए और भारत चुप रहे। 2026 का भारत जवाब देना जानता है, और उसने जवाब दिया भी बिना एक भी गोली चलाए, सिर्फ आर्थिक और कूटनीतिक तरीकों से। नेपाल की जनता अब खुलकर कह रही है कि उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो विकास की बात करे, ना कि पड़ोसियों से झगड़ा मोल ले। बीरगंज के व्यापारियों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे, ना कि टैक्स की दीवारें खड़ी करे। भारत से आने वाले ट्रक घंटों बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, जिससे सामान खराब होता है और लागत बढ़ती है। अगर नेपाल वाकई अपना राजस्व बढ़ाना चाहता है, तो उसे व्यापार को आसान बनाना होगा, कठिन नहीं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात और साफ कर दी है कि नेपाल में चीन का प्रभाव भले ही बड़ा हो, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। चीन नेपाल को कर्ज दे सकता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का लालच दे सकता है, लेकिन वो नेपाल की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। हिमालय की दुर्गम चोटियां चीन से सामान लाना मुश्किल और महंगा बना देती हैं। वहीं भारत के साथ नेपाल की सीमा खुली है, मैदानी इलाका है और परिवहन बेहद सस्ता है। यही कारण है कि नेपाल का हर छोटा बड़ा व्यापारी भारत की ओर ही देखता है। नेपाल सरकार की इस फजीहत ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। ये मिसाल है कि कैसे एक गलत आर्थिक फैसला पूरी सरकार को घुटनों पर ला सकता है। बालेंद्र सरकार ने सोचा था कि वो राष्ट्रवाद का कार्ड खेलकर लोगों का ध्यान भटका देंगे, लेकिन लोगों ने पेट की भूख और व्यापार की बर्बादी को ज्यादा गंभीरता से लिया। ये 2026 है, यहाँ जनता डेटा और फैक्ट्स पर बात करती है। जब उन्होंने देखा कि सरकारी खजाना खाली हो रहा है और उनकी अपनी जेब ढीली हो रही है, तो उन्होंने सरकार को सबक सिखाने में देर नहीं की। अब जब नेपाल सरकार पीछे हट रही है, तो उसे उन व्यापारियों को मुआवजा कैसे मिलेगा जिनका माल बॉर्डर पर सड़ गया? उन लोगों का क्या होगा जिनकी कमाई आधी रह गई? नेपाल के भीतर ही अब इन सवालों पर बहस छिड़ गई है। बीरगंज कस्टम पॉइंट पर अब धीरे धीरे गतिविधियां सामान्य हो रही हैं, लेकिन कड़वाहट अभी भी बाकी है। भारत ने बड़े दिल का परिचय देते हुए बातचीत जारी रखी है, लेकिन वो नेपाल की हर हरकत पर पैनी नजर रख रहा है। इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप समझ गए होंगे कि नेपाल ने कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। ये कहानी सिर्फ एक टैक्स की नहीं है, ये कहानी है एक देश के अहंकार और उसके पड़ोसी की समझदारी की। नेपाल को यह समझना होगा कि भारत उसका सबसे पक्का दोस्त है और दोस्ती में शर्तें नहीं, विश्वास होता है। अगर नेपाल इस विश्वास को तोड़ेगा तो नुकसान उसका ही होगा। बालेंद्र सरकार के लिए ये एक बड़ी सीख है और उम्मीद है कि वो इससे सबक लेंगे। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में अब शांति तो है, लेकिन एक अजीब सा तनाव भी है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं सरकार फिर से कोई नया नियम न ले आए। व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि अगर फिर से ऐसी कोई कोशिश हुई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसका मतलब साफ है, अब नेपाल की जनता अपनी सरकार की हर चाल को समझ चुकी है। वो अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है।
भारत और नेपाल के रिश्ते एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ये दौर है आर्थिक मजबूती और आपसी सहयोग का। 2026 का साल इन रिश्तों के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा रहा है। नेपाल ने गलती की, भारत ने संयम दिखाया और अंत में जीत हकीकत की हुई। नेपाल की बालेंद्र सरकार अब अपनी नीतियों पर दोबारा विचार कर रही है। ये जीत उन लाखों लोगों की है जो बॉर्डर के दोनों तरफ अमन और व्यापार चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल की ये घर वापसी स्थायी है? क्या भविष्य में फिर से कोई ऐसी ताकत नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी? और अगर ऐसा हुआ तो भारत का अगला कदम क्या होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। वो अपने हितों की रक्षा करना भी जानता है और अपने दोस्तों को संभालना भी। नेपाल के बीरगंज से उठी ये चिंगारी अब ठंडी पड़ रही है, लेकिन इसकी राख अभी भी गर्म है। सरकार को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है और वो अपनी बर्बादी का हिसाब जरूर मांगती है। बालेंद्र सरकार ने जो जोखिम लिया था, उसका खामियाजा उसे आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। राष्ट्रवाद अच्छी बात है, लेकिन जब वो अंधा हो जाए और अपने ही लोगों का नुकसान करने लगे तो उसे बदलना ही बेहतर है। नेपाल के इस पूरे एपिसोड ने दिखा दिया कि कैसे एक छोटा सा देश बड़ी ताकतों के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश में खुद को मुश्किल में डाल लेता है। भारत की नीति हमेशा से साफ रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नेपाल अगर इस राह पर चलता है तो उसके लिए तरक्की के सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन अगर वो टेढ़ी राह पकड़ेगा तो उसे ऐसी ही फजीहत का सामना करना पड़ेगा। आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको वो सब कुछ बताया जो नेपाल के गलियारों में घट रहा है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक सबक है उन सभी के लिए जो भारत की ताकत को कम आंकते हैं। नेपाल हमारा अपना है और अपनों की गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर नियत में खोट हो तो उसका इलाज कुदरत खुद कर देती है। नेपाल के राजस्व में आई ये गिरावट दरअसल उनकी गलत सोच में आई गिरावट का संकेत है। नेपाल की सरकार अब डैमेज कंट्रोल के लिए नए नए पैकेजेस की घोषणा कर रही है। वो व्यापारियों को लुभाने की कोशिश कर रही है ताकि फिर से बॉर्डर पर व्यापार शुरू हो सके, लेकिन जो भरोसा टूट गया है उसे जुड़ने में वक्त लगेगा। भारतीय सामान की चमक नेपाल के बाजारों में फिर से लौटने लगी है और यही नेपाल की खुशहाली का असली राज है। नेपाल के लोगों को समझ आ गया है कि उनकी भलाई भारत के साथ जुड़ने में है, ना कि उससे दूर जाने में। बीरगंज की सड़कों पर अब फिर से वही पुराने ट्रक दिखाई देने लगे हैं, वही शोर और वही रौनक। ये रौनक ही नेपाल की असली ताकत है। सरकार की टैक्स वाली कैंची अब भौथरी हो चुकी है। बालेंद्र सरकार ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और ये नेपाल की जनता की सबसे बड़ी जीत है। भारत एक मूक दर्शक की तरह नहीं, बल्कि एक सजग प्रहरी की तरह इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। अगले कुछ हफ्तों में नेपाल की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता अभी बनी रह सकती है। क्या बालेंद्र सरकार अपनी साख बचा पाएगी? क्या नेपाल के लोग इस अपमान को भूल पाएंगे? ये कुछ ऐसे गहरे सवाल हैं जो नेपाल के भविष्य को तय करेंगे। भारत की भूमिका यहाँ एक मार्गदर्शक की तरह है जो हमेशा अपने पड़ोसियों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। इस पूरी घटना ने 2026 के दक्षिण एशिया की एक नई तस्वीर पेश की है। ये तस्वीर है एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की, जो अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता। नेपाल की ये कहानी उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो सीमा पर तनाव पैदा करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अंत में जीत हमेशा सच और सहयोग की ही होती है। नेपाल सरकार ने जिस एमआरपी वाले नियम को वापस लिया है, वो इस बात का सबूत है कि अब व्यावहारिक कानून कभी लंबे समय तक नहीं टिकते। व्यापार की दुनिया में पारदर्शिता और सरलता ही सबसे बड़े नियम होते हैं। नेपाल ने इन दोनों को नजरअंदाज किया और उसे उसकी सजा मिली। अब जब बॉर्डर पर फिर से गाड़ियां दौड़ने लगी हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि नेपाल की सरकार अब ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करेगी। ये जो 100 रुपए का टैक्स था, ये दरअसल नेपाल सरकार की उस सोच का नतीजा था जो ये मानती थी कि वो भारत के बिना भी फल फूल सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम दोनों देश एक दूसरे के पूरक हैं। नेपाल की पनबिजली अगर भारत आती है तो भारत का अनाज और तकनीक नेपाल जाती है। ये रिश्ता लेने देने का नहीं, बल्कि साझेदारी का है। इस साझेदारी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी फैसला दोनों तरफ के लोगों के लिए बुरा है। नेपाल के कस्टम डायरेक्टर किशोर बर्तौला ने अब अपने सुर बदल लिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रही है। ये हृदय परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है,
बल्कि ये उस गिरते राजस्व और बढ़ते जनाक्रोश का नतीजा है जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। नेपाल के अखबारों में अब इस फैसले की आलोचना खुलकर हो रही है और लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नेपाल सरकार ने फिलहाल तो कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन क्या वो फिर से कोई नया पैंतरा आजमाएगी? क्या भारत नेपाल को कोई बड़ा आर्थिक झटका देने की तैयारी कर रहा है, या फिर वो बड़े भाई की तरह उसे माफ कर देगा? ये सब कुछ आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, नेपाल की जनता अब अपने हक के लिए खड़ी हो चुकी है।